अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी से चैप्टर 1 बायोलॉजी, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। दिस चैप्टर इज़ टेकन फ्रॉम 9th क्लास बुक। तो अब पहले हम 9th क्लास के कोर्स को कवर करते हैं, उसके बाद मैट्रिक पर आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब बायोलॉजी में सबसे पहले आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली इतने आसान सवाल तो आने नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ का कंसेप्ट पता होगा, तो कंसेप्ट से कंसेप्ट बिल्डअप होता है। इसलिए किसी भी चीज़ जो चीज़ आपको आ रही है उसको भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी एक दफ़ा देख लें आप। सो बायोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। एक होती है नेचुरल साइंस, एक होती है फिजिकल साइंस। देयर इज़ अ डिफरेंस। नेचुरल साइंस का जो वर्ड है, वी विल यूज़ दिस वर्ड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी साइंस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड स्टडी की जाती हो। फिजिकल साइंसेस में नॉन लिविंग मटेरियल आ जाते हैं, या फिर ऐसा कहें कि इसमें कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशंस, डिडक्शंस ये आ जाती हैं, विच इंक्लूड्स ब्रांच फिजिक्स, ब्रांच केमिस्ट्री. So chemistry and physics are the branches of physical science, while biology is the branch of natural science. Biology का जो word है, it is made up of two words, bios and logos, और both of these words are Greek. तो ये दोनों वर्ड्स ग्रीक हैं। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस की मीनिंग है स्टडी या थॉट्स, नॉलेज, रीजनिंग, डिस्कोर्स। ऑल दीज आर द मीनिंग ऑफ लोगोस। तो इस हवाले से जो ओवरऑल डेफिनेशन होती है, दैट इज स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी के डिविजन्स को देखें तो थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, दैट इज जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी जो है, अगेन हम इस वर्ड को भी ब्रेक करें तो फिर हमें डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि जो जूलॉजी है दैट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स, जून एंड लोगोस। ये भी ग्रीक वर्ड्स ही हैं। जून की मीनिंग है एनिमल्स एंड लोगोस मीन्स स्टडी, तो ओवरऑल इट इज़ स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी में बॉटनी का जो वर्ड है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ब्यूटेन मीन्स प्लांट्स, इस तरीके से लोगोस मीन्स स्टडी, सो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। और जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये देखें, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लाइफ। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, इट्स ऑल्सो यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यानी ऑर्गेनिज्म, हम तो उसको कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते, तो ऐसा लिविंग जो एंटिटी कह लें, या फिर हाँ हम ऑर्गेनिज्म का वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं यूनिसेल्युलर के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास है ही एक सेल, तो हम उनको यूनिसेल्युलर कहते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। बैक्टीरिया हो गया, अमेबा हो गया, यूजुअली ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो अमेबा, बैक्टीरिया, क्लेमिडोमोनास, ऑल दीज आर स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ। तो इसमें आप अगर हर एक डेफिनेशन को पढ़ने से पहले इनके जो वर्ड की फॉर्मेशन है वो भी याद कर लेंगे, तो भी आपको डेफिनेशन सारी वर्ड से ही याद हो जाएंगी, और ये आती है क्वेश्चंस में। मॉर्फोलॉजी में मॉर्फ इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है फॉर्म। अब इसमें हम एक्सटर्नल फॉर्म या स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्रेन की स्टडी की जा रही है, तो ह्यूमन ब्रेन हो गया, या फिर ह्यूमन डेंटल जो है, डेंटल स्ट्रक्चर पढ़ी जा रही है। सो दीज आर आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी का जो आउटर पार्ट है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, उसमें कोई से भी पार्ट की स्टडी की जाएगी, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी में एना इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स पार्ट, या फिर अप, टॉम मीन्स कटिंग, यानी किसी पार्ट की अगर हम कटिंग करके उसके इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करें तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन की अगर स्टडी की जा रही है, तो ह्यूमन ब्रेन जो है इट इज़ नॉट द आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट्स द इंटरनल पार्ट। तो किसी इंटरनल पार्ट की स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसे हम एनाटॉमी कहेंगे। फिर आते हैं सेल बायोलॉजी पर। सेल जो है वो लैटिन वर्ड है, ये याद रखना है, जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। अब सेल और उसके ऑर्गेनील की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहेंगे। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ की स्टडी की जा रही हो तो वो हिस्टोलॉजी है। फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस की स्टडी करते हैं कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नॉर्म्स मीन्स नेम। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर ग्रुपिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर में भी सर्वाइव करते हो एंड लैंड पे भी जो है सर्वाइव कर रहे हो, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने रखा है किस कैटेगरी में, एम्फीबिया कैटेगरी में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, यानी किसी एक कैरेक्टर या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की वजह से उनकी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, फिर उनको नाम दे रहे हैं, उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, वो टैक्सोनॉमी कहलाएगी। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी किसी कैरेक्टर का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफ़र हो जाना वाया जीन्स, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। ओके, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट या फिर उसकी फॉर्मेशन के अबाउट पढ़ते हैं। अब एम्ब्रियो क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी हैच नहीं हुआ, जो अभी बाहर नहीं आया, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जैसे ह्यूमन बेबी है, जब तक ह्यूमन बेबी बर्थ नहीं होकर आया बाहर, तो तब तक वो एम्ब्रियो कहलाएगा। इसी तरीके से हैन है, जब तक जो चिक होते हैं वो जब तक एग के अंदर है तब तक वो एम्ब्रियो है। जब हैचिंग हो जाती है तो वो एम्ब्रियो नहीं रहता, न्यू बॉर्न बन जाता है। तो एम्ब्रियो जो है वो बिफोर हैचिंग, कोई भी एग जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिफोर हैचिंग वो एम्ब्रियो ही रहता है। वो उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑल दीज आर स्टडीड अंडर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फिर आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, इसमें हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग फैक्टर्स पर क्या असरात है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जैसे एयर है, सॉइल है, उनके क्या असर होते हैं। नेक्स्ट इज़ पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अब इस वक्त नहीं रहे, उनकी जो एंशंट ऑर्गेनिज्म है वो किसी पत्थरों की फॉर्म में अब मौजूद हैं। तो वो जो फॉर्म्स जिनमें वो अब मौजूद हैं उनको हम फॉसिल्स कहते हैं, और फॉसिल्स की स्टडी जो है पैलियोंटोलॉजी में की जाती है। इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ये जो है इसकी डेथ किस तरीके से हुई होगी, या फिर ये जो फॉसिल है वो कितना टाइम पुराना है, ये कब स्पीशीज़ रहती थी, इस हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिलती है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, इट इज़ न्यू टेक्निक जिसमें जीन्स में मैनिपुलेशन की जाती है। क्या होता है कि जिस जीन की ज़रूरत होती है उस जीन को उस ऑर्गेनिज्म से लेकर किसी और ऑर्गेनिज्म के सेल में उसके जीन्स में इंसर्ट करके हम एक नई तरह की जीन बना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड दैट इज द रीसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। फिर सोशल बायोलॉजी पे आते हैं। तो सोशियोलॉजी या सोशल बायोलॉजी हम कहते हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रहते हैं, उनका बिहेवियर आपस में क्या होता है, क्या वो आप मतलब एडजस्ट कर सकती हैं स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ। तो ये सारे जो बिहेवियर होते हैं वो सोशियो बायोलॉजी में पढ़े जाते हैं, उसके सोशियोलॉजी में। अब आते हैं पैरासाइटोलॉजी पर। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है। पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। अब कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो एंडो पैरासाइट कहलाते हैं। ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो लिविंग सेल के अंदर रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, तो ये एंडो पैरासाइट में आते हैं। और कुछ जो सेल के बाहर रहकर फूड हासिल करते हैं वो होते हैं एक्सो पैरासाइट, जैसे कि मॉस्किटोज़ वगैरह। तो ये बाहर रहकर, सेल के बाहर रहकर नुकसान पहुंचाते हैं, अपना फूड हासिल कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सो पैरासाइट। इनकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसमें इनके लाइफ साइकिल्स को भी स्टडी किया जाता है। फार्माकोलॉजी में ड्रग्स की स्टडी की जाती है कि किस तरीके से ड्रग्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एक्ट करते हैं, किस तरीके से वो हार्मफुल होते हैं, किस तरीके से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उनका एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म, ये सारी स्टडीज़ ड्रग्स में, इवन के साइड इफ़ेक्ट्स भी फार्माकोलॉजी में ही पढ़ी जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में नाम से पता चल रहा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लाइक प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। फिर आते हैं करियर्स इन बायोलॉजी में। तो करियर्स इन बायोलॉजी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें से एक सवाल तो मुझे नहीं लगता आए, लेकिन इस डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको हम MBBS भी कहते हैं,
अब देखें MBBS यानी डॉक्टर। अब ये जो कि हर मेडिकल के 99% जो है मेडिकल के स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है। खैर, अब ये जो MBBS है, हर मेडिकल स्टूडेंट यहाँ इस तरफ जाना चाहता है। उसके बाद कुछ एग्रीकल्चर की साइड जाते हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये कुछ वेरियस ब्रांचेस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये करियर्स होते हैं। इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। मेडिसिन के लिए आप याद रखें, इन दोनों की डेफिनेशन में कंफ्यूज करते हैं कि एक डिजीज़ को पहचानना यानी उसको डायग्नोज करना या फिर उसको ट्रीट करना, दैट इज़ स्टडीड अंडर मेडिसिन। और किसी अफेक्टेड ऑर्गन या टिश्यू को रिपेयर करना या रिप्लेस कर देना या उसको रिमूव ही कर देना, दिस इज़ स्टडीड अंडर सर्जरी। इसको हम सर्जरी कहते हैं। इस तरीके से अगर प्लांट्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनकी प्रोडक्शन की तरफ कोई जाता है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स को डेवलप किया जाता है। फार्मिंग में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स की डेवलपमेंट होती है, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, इस तरीके से मतलब डिफरेंट फार्म्स की डेवलपमेंट। एनिमल हस्बेंड्री में खास लिविंग ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग, उनकी केयर की जाती है, उनको रेज किया जाता है लाइव स्टॉक्स को। इस तरीके से होते हैं। ये कुछ करियर्स थे। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन पर। तो ये 3 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। वैसे तो बहुत सारी लिस्ट है बायोलॉजी में भी, लेकिन आपकी बुक में जो हमारी बुक में डिस्कस किए हुए हैं वो ये 3 नाम हैं। जाबिर बिन हयान, जिन्होंने 2 फेमस बुक लिखी हुई हैं, अल नबातियात एंड अल हैवान। अल नबातियात इज़ रिटन ऑन प्लांट्स और अल हैवान एनिमल्स पर लिखी गई है। अब्दुल मलिक अस्माई ने ये बहुत सारी किताबें लिखी हैं और सारी एनिमल्स पर ही लिखी गई हैं, जैसे हॉर्स पर अल खील लिखी है, अल इबिल कैमल्स पर लिखी है। ये अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं क्योंकि ये आती हैं MCQs में। खलकल इंसान जो है ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स और उनके फंक्शंस पर लिखी गई है। अलशात अल वहूश, तो ये देख लें, अलशात शीप पर है, अल वहूश जो है वो वाइल्ड एनिमल्स पर है। बोली सीना वॉज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, या इसको एविसिन एंड द वेस्ट कहा जाता था। इन्होंने भी 2 बुक्स लिखी हुई हैं, अल कानून और फिल तिबल शफा। तो ये 2 किताबें। उसके अलावा मेडिसिन में, सर्जरी वगैरह में भी इनका बहुत अच्छा रोल है। अब आते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि एक कंप्लीट लिविंग बीइंग बनता कैसे है। जैसे कि ईंट जो होती है वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है। ईंट से बनती है दीवार, दीवार से बनता है रूम, और इस तरीके से जब बहुत सारे रूम्स वगैरह ये सारे मिलकर हम बना लेते हैं एक घर। तो जो कंप्लीट घर बना उसकी स्टार्टिंग एक ईंट से हुई, जिसको हम ऐसा कह लें कि ये एक एटम था जिससे एक कंप्लीट चीज़ बन गई। अब हम आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से बनते हैं। वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे छोटे में छोटा लेवल या सिंपल लेवल दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, इनके कम्बिनेशन से बनता है एटम। ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, दीज आर दी एटम्स। अब एटम्स जो है सेम काइंड ऑफ एटम जो कि एलिमेंट बना रहे होते हैं। एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स 16 है टोटल इन नंबर, लेकिन उनमें से जो लाइफ को बना रहे हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं, दैट आर 6 इन नंबर। और वो 6 एलिमेंट आप इस तरीके से याद कर सकते हो, चॉम्प्स। चॉम्प्स में आपके ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक, फिर जब ये एटम कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। कम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज ना किया जाए, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, और इन्हीं से बनते हैं जो मॉलिक्यूल, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज एक माइक्रो। इसी तरीके से अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, फैटी एसिड से लिपिड बनते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स में आ गए। जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर मैं एक और लिखना स्टेज भूल गई हूँ, दैट इज सेल ऑर्गेनील। तो पहले बनेंगे ऑर्गेनील। ये जो सेल ऑर्गेनील हैं, दीज आर सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर मतलब ये एक सेल के अंदर मौजूद है, लेकिन सेल नहीं है ये, ठीक है, अभी तक सेल नहीं बना। ये जो सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, इनका खास फंक्शन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और राइबोसोम्स हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनील्स में आते हैं। फिर आता है सेल, यानी इन सेल ऑर्गेनील मिलकर बना रहे हैं सेल। अब सेल जो है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो सेल है ना, यहाँ से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ना मॉलिक्यूल को हम लाइफ कह सकते हैं, ना एटम को, ना ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। जब एक सेल बना, यहाँ से लाइफ जो है स्टार्ट होती है।
सेल जब एक ही तरह के जब सेल कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। जैसे फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया। टिश्यू के मिलने से जो टिश्यूज़ हैं वो जब वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बना लेते हैं ऑर्गन जैसे नर्वस टिश्यू ने न्यूरॉन बना ली और इस तरीके से ऑर्गन एक कंप्लीट बनता जाता है। ब्रेन हो गया, ये भी एक तरह का ऑर्गन है। जब ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बनना, नर्वस सिस्टम का बनना, सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे एक कंप्लीट लिविंग बीइंग होगी, एक स्पीशी होगी, जैसे लायन है, डॉग है। और प्लांट्स में आ जाएं तो प्लांट्स में भी कोई एक दो स्पीशी का नाम हम ऐड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन पर। एक ही तरह की स्पीशी अगर एक जगह पर रह रही है तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। एक ट्री है फॉर एग्जांपल, उस ट्री पर बहुत सारे बर्ड्स, एक ही तरह के बर्ड्स आके बैठ गए तो हम उसे कहेंगे कि ये एक पॉपुलेशन बैठी हुई है यहाँ पर। प्राइड ऑफ लायंस, लायंस का मतलब प्राइड ऑफ लायंस हम कहते हैं सेम काइंड ऑफ स्पीशी, यानी लायन की स्पीशी एक तादाद में आके बैठे तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी, जब डिफरेंट स्पीशी एक ही एरिया में रह रही हो तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लायंस, जेब्राज, कुछ बर्ड्स एक साथ रह रहे हैं तो उन्हें हम कम्युनिटी के, वैसे बर्ड्स इनके साथ रह नहीं सकते। कम्युनिटी जहाँ पर डिफरेंट स्पीशी साथ रहती हों तो उन्हें हम कम्युनिटी कहेंगे। अब यही डिफरेंट स्पीशी जब इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट हो, यहाँ पर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि पानी, ज़मीन, सनलाइट, तो ये सारी चीज़ें इनको रिक्वायर्ड हो, उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप भी हो, उस एरिया को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम स्मॉल भी हो सकता है, एक वाटर का ग्लास की तरह, एक पानी का एक टब हो जिसमें थोड़े छोटे छोटे से प्लांट्स मौजूद हों और जो है छोटी छोटी स्पीशीज़ मौजूद हों, तो वो भी इकोसिस्टम कहलाता है। और एक कंप्लीट जो है कंट्री है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जो है नॉन लिविंग मटीरियल भी है, उसे भी इकोसिस्टम ही कह रहे हैं। तो इकोसिस्टम स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। बायोस्फीयर हम कहते हैं अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो ये सबसे बड़ा लेवल आ गया, ठीक। अब आते हैं कुछ स्पीशीज़ पर। मल्टी सेलुलर स्पीशीज़ का यहाँ पर डिस्कस किया गया, बल्कि एक दो यूनिसेलुलर भी आएंगी आगे, जिसमें सबसे पहले जो बुक में डिस्कस की गई स्पीशी है दैट इज़ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट जिसको हम सरसों भी कहते हैं। अब ये इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस एक मल्टी सेल्यूलर प्लांट है और विंटर में इसको कल्टीवेट किया जाता है। और हम बनाते हैं ना सरसों का साग वगैरह, तो वो मस्टर्ड प्लांट ही होता है एक्चुअली। उसके लीव्स जो होते हैं ना, हम वेजिटेबल्स के तौर पे जो यूज़ कर रहे होते हैं वो उसके लीव्स होते हैं, जबकि मस्टर्ड प्लांट का जो सीड है उसको ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लेंथ मस्टर्ड प्लांट की 1 से लेकर 1.5 मीटर तक की होती है। अच्छा, मस्टर्ड प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, बल्कि हर प्लांट के 2 ही पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट को में इस रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट इज़ ओनली फ्लावर, और जो मस्टर्ड प्लांट है उसके फ्लावर्स येलो कलर के होते हैं। फिर ये 3 कुछ और स्पीशीज़ हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग तो आपने कभी देखा नहीं होगा, इसलिए आप इसको नेट पर सर्च कर लें, आप लिखेंगे तो इसकी पिक्चर सामने आ जाएगी। हाँ, तो इसका नाम है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना एक मल्टी सेल्यूलर एनिमल है जो कि एम्फीबिया है, यानी ये लैंड एंड वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकता है। इसकी बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइड की गई है। इसकी कोई नेक नहीं होती, बोले तो गर्दन नहीं होती इसकी, और ये स्मॉल इंसेक्ट्स पर फीड करता है। अमीबा पे आते हैं। अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है और ये स्टेगनेंट वाटर वगैरह में के मड में मौजूद होता है। साइज़ इसका 0.25 नैनोमीटर है। शेप इसकी कोई होती नहीं है। और इसके सेल के 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट इसका क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज सेल, और इस तरीके से ना इरेगुलर सी शेप होती है। तो यहाँ से इसका जो इनर पार्ट इस तरीके से होता है, पूरा जो है ना इसमें ग्रेन्यूल्स से बने हुए होते हैं। अब ये देखिए, ये बाहर से जो लेयर आ रही है ना बिल्कुल इसकी क्लीन हो रही होती है। तो ये जो बाहर की लेयर है इसको हम कहेंगे दिस इज़ एक्टोप्लाज्म या फिर जेल कह सकते हैं, ये क्लियर है। और जो इनर पार्ट है जिसको हम एंडोप्लाज्म कह रहे हैं दैट इज़ आल्सो कॉल्ड इज सोल, वो ग्रेन्युलर होगा, ठीक। अब ऐसा होता है कि इसने कोई फूड पार्टिकल यहाँ पर देख लिया तो ये अपनी शेप को बिगाड़ देगा इस फूड की वजह से ना। तो अब जो है ना इसका पूरा साइटोप्लाज्म फ्लो करने लगेगा और इसकी शेप इस तरीके से हो जाएगी। यानी अब जो है ना इसका ये हिस्सा इमर्ज हो रहा है, यहाँ से इनहांस होता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा इसको सराउंड करके अपने अंदर ले आएगा। यानी इसकी शेप जो है ना वो बदलती रहती है। और जो इसके ये जो प्रोजेक्शंस निकल रही हैं ना इन कहते हैं फाल्स फूट,
जो कि फूड पार्टिकल को देखकर इसका जो पार्ट है इन्हांस हो जाता है ना, इस इन्हांस्ड ग्रोथ को हम कहते हैं सूडोपोडिया। नेक्स्ट स्पीशी इज वोल्वोक्स। वोल्वोक्स जो है क्लोरोफाइट ग्रीन एल्जी के का ही एक जीन है, दैट इज पॉलीफाइलेटिक जीनस। पॉलीफाइलेटिक हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका कोई एक एंसेस्टर नहीं, हम नहीं कह सकते कि ये इस स्पीशी से इवॉल्व हुए हैं, इसके बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नॉन एज पॉलीफाइलेटिक जीनस। इसकी फैमिली को हम वोल्वोसिका कहते हैं, स्पेरिकल कॉलोनीज में मौजूद होता है। 50,000 से अबव जो है वोल्वोक्स जब साथ रहते हैं तो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और फ्रेश वाटर हैबिटेट है ये। उसके अलावा इनसे मिले हैं एंटोनी वैन लिवियन हुक से। अब इनके पास मोबाइल होता नहीं था, तो इसके पास माइक्रोस्कोप होती थी। माइक्रोस्कोप भी होती नहीं थी, बनाई थी इन्होंने। अब माइक्रोस्कोप बनाकर तस्वीर तो ले नहीं सकते थे, इसलिए पानी को रिसर्च कर लिया, कभी किस चीज़ को रिसर्च कर ली, तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर बन गए। वोल्वोक्स को भी डिस्कवर कर लिया, बैक्टीरिया को डिस्कवर कर लिया। मोबाइल नहीं था ना, मोबाइल होता तो ये भी सोशल मीडिया ही यूज़ कर रहे होते। एनीवेज, उसके बाद इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वोल्वोक्स के पास 2 फ्लैजिला होते हैं फॉर द मूवमेंट। फोटोसिंथेटिक हैं क्योंकि इनके पास, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता इनके पास, होता है क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेटिक है और ये हार्मफुल नहीं होते। ओके, सो हेयर दिस चैप्टर एंड्स। अब इससे रिलेटेड आप कुछ MCQs इंटरनेट से सॉल्व कर लीजिएगा, सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो एंड में 50+ MCQs मैं भी सॉल्व करवा दूंगी इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग।